नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की सीरीज़ से, जो वनडे एग्ज़ाम के लिए बेहतर है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का क्या कारण होता है। आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे होता क्या है कि कभी कभी एग्ज़ाम में केवल इंग्लिश का वर्ड ही आ जाता है। ठीक है, तो उत्परिवर्तन जिसे म्यूटेशन कहते हैं, उसका क्या क्या कारण होता है। ठीक है, तो उत्परिवर्तन आप जानते हैं कि एक स्पेशली क्या होता है, चेंजेज होता है। ठीक है, किसी वायरस के द्वारा किसी दूसरे अनदर बॉडी में। तो पहला आपका ऑप्शन है जीन में परिवर्तन। क्या इससे जीन में परिवर्तन हो जाता है, क्रोमोसोम में परिवर्तन होता है, या डीएनए में परिवर्तन, यह सारे सही हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको कि जानने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसका व्याख्या टाइप की दी हुई है। जब किसी जीन में डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, किसमें, डीएनए में परिवर्तन होता है, तो उसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है या कोई समुदाय है जिसके जीन में कोई ऐसा परिवर्तन हो जो स्थायी परिवर्तन हो जाए। ठीक है, पूरी नस्ल चेंज हो जाए, इसका मतलब ये है, तो उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। या कोशिकाओं के विभाजन के समय किसी दोष के कारण पैदा हो सकता है, या तो कोशिकीय विभाजन का कोई एक मतलब दोष होगा, या फिर पराबैंगनी विकिरण की वजह से, या रासायनिक तत्व या वायरस से भी हो सकता है। मतलब इसके कई चीज़ें हैं, या तो पराबैंगनी किरण हो सकती है इसका कारण, या वायरस कोई हो सकता है, या कोई रासायनिक तत्व हो सकता है जिनके कारण इनके कोशिकीय विभाजन में प्रॉब्लम होती है, और जो एक कारण बनते हैं कि स्थायी परिवर्तन का, जिसे हम क्या बोलेंगे, उत्परिवर्तन। और इसका आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर का आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी से होगा। तो उत्परिवर्तन का क्या कारण होता है, जीन में परिवर्तन हो जाए, क्रोमोसोम में परिवर्तन हो जाए, और डीएनए परिवर्तन हो जाए। और कौन सा परिवर्तन होगा, स्थायी परिवर्तन, है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका, उत्परिवर्तन। सेकंड क्वेश्चन आपका है, पेंटियोलॉजी अध्ययन है। पेंटियोलॉजी किसका अध्ययन है, पक्षियों का अध्ययन है, पक्षियों का है, या अस्थियों का अध्ययन है, या प्राइमेट्स का अध्ययन है, या जीवाश्मों या फॉसिल्स का अध्ययन है। तो इनमें से ये कौन सा अध्ययन है पेंटियोलॉजी का। तो इसके लिए देखिए कि जितने जीवाश्म होते हैं, या जीवाश्मिकी या जीवाश्म विज्ञान या पेंटियोलॉजी, आप देख लीजिए कि इस कितना है, जीवाश्मिकी बोलिए, या जीवाश्म विज्ञान बोलिए, या पेंटियोलॉजी इसे बोलिए। भौमिकी की वह शाखा जिसका संबंध भौमिकीय गुणों के उन प्राणियों या पादपों के अवशेषों से है जो भूपर्पटी के शैलों में पाए जाते हैं। भौमिकी क्या मतलब क्या होता है, जो भूमि से जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेंटियोलॉजी। और यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है कि पेंटियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो पेंटियोलॉजी हो जाता है अध्ययन जीवाश्म का अध्ययन। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है, डायनासोर का सुनहरा काल या किस महाकल्प को कहा जाता है। तो जहाँ पे डायनासोर थे, और आप जानते हैं कि बहुत सारा जो समय है वो कल्प और महाकल्प में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कौन सा सही होगा, वो आपका होगा मेसोजोइक काल। तो मेसोजोइक काल के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए तो ज़्यादा है यहाँ पे। जो मेसोजोइक काल है उसमें पृथ्वी के इतिहास में, ये छोड़ दीजिए, इतना सारा है आपका। यहाँ पे एक केवल इतना याद रखिए कि ये मेसोजोइक काल इसका आंसर है। ठीक है, और बाकी जो कॉल हैं वो अलग अलग टाइम के और ड्यूरेशन में लगे हुए हैं। डायनासोर का अगर सुनहरा काल की बात कहीं भी हो और महाकाल पूछा जाए तो वहाँ पे आपका मेसोजोइक काल होगा। ठीक है, और जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई। तो जीवन की जो उत्पत्ति है उसके लिए जो काल है, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका, प्री कैम्बियन काल, मेसोजोइक, और प्रोटीरोजोइक और सिनोजोइक। ये चार काल हैं जिसमें आपको ये बताना है कि जीवन की उत्पत्ति का काल क्या है। तो उसका आंसर आपका क्या होगा,
इसका आंसर आपका राइट आंसर होगा प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। अगला क्वेश्चन आपका है, आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज कौन जाने जाते हैं? आधुनिक मानव, आप जानते हैं कि जो ह्यूमन विकास हुआ है वो कई काल में, कई अवस्था में हुआ है। तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आधुनिक मानव है इसका अभिनव पूर्वज, अभिनव का मतलब होता है जो सबसे वर्तमान हो, समझ गए, जो सबसे वर्तमान हो। तो उसमें ऑप्शन आपका ये दिया हुआ है, एंडरथल मानव, जावा मानव, क्रोमैग्नॉन मानव, पेकिंग मानव। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी नंबर क्वेश्चन, जो आपका क्या है, क्रोमैग्नॉन मानव। ठीक है, अब थोड़ा सा ये इसका व्याख्या है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक के समय को 4 महाकल्प में विभाजित किया गया है। आर्कियोलॉजी और प्रोटोजोइक महाकल्प को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? प्री कैम्ब्रियन बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस कल्प की अवधि लगभग 3.41 अरब वर्ष की थी और यही समय था जब आपका जो वर्तमान पूर्वज थे वो हुए थे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो अब युग की बात करते, वहाँ किसकी बात हो रही थी? आधुनिक मानव की बात हो रही थी। तो इसमें आपका क्या है कि आपका पहला ऑप्शन है प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन, मायोसीन और ओलिगोसीन। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा कि आधुनिक मानव अफ्रीका में 2 लाख साल पहले आए, जिसके पूर्वज अफ्रीकी थे। होमो इरेक्टस के बाद होमो इरेक्टस के बाद विकास 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। पहली शाखा का नीएंडरथल मानव में अंत हो गया और दूसरी शाखा क्रोमैग्नन मानव जो वर्तमान अवस्था में पहुंची है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है आपका जो कौन सा क्वेश्चन था ये, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। इसका आंसर है आपका प्लायोसीन इसका आंसर हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लायोसीन। फिर है, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने की थी? तो चित्रकारी के लिए क्या है कि पहले आप चट्टाने क्या मतलब, जैसे गुफाओं में, जंगलों में जो होती थी, तो उन पर रंगीन जो पेंटिंग है वो सबसे पहले किस मानव ने किया था? नेएंडरथल मानव, क्रो-मैग्नन मानव, पेकिंग मानव और जावा मानव। ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो इसमें ऐसे आपको ये बताना है कि जो चित्रकारी की गई थी वो किस मानव ने की थी। तो वो आपका बी ऑप्शन सही है, क्रो-मैग्नन मानव ने सबसे पहले रॉक पेंटिंग किया था। ठीक है, रॉक पेंटिंग संभवतः सबसे पहले क्रोमैगन द्वारा बनाई गई थी। यूरोप में सबसे पहले पुराने ज्ञात आधुनिक मानव होमो सेपियंस क्रोमैग्नस प्रसिद्ध लॉस्टॉस्क गुफा चित्र बनाए गए थे। कहाँ? ओरिग्नेशियन संस्कृत से जुड़े हैं ये, और जिनके अवशेष दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी में अच्छी तरह से जाने जाते हैं। मतलब इंडिया के अंदर इनकी पेंटिंग्स नहीं है, फ्रांस और जर्मनी में है। ठीक है, और संभवतः ये क्रो-मैगन मानव द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो गया। तो जब भी आपका आंसर आता है, कोई क्वेश्चन आता है आपका इस तरीके का कि चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी किस मानव ने बनाई, तो आंसर आपका क्या हो गया? क्रो-मैग्नन मानव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग किसने किया था? बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का उपयोग किसने किया था? मतलब जब भी आप जानते हैं कि जो आग का है आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो जो आग का जो प्रयोग है अपने आप को बचाने के लिए विशेष परिस्थितियों में और खाना पकाने के लिए जिन मानव ने किया था वो मानव कौन से थे? तो वो मानव आपके थे जावा मानव, और क्वेश्चन आपका डी सही है। ठीक है, मानव विकास
इवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ हुआ था। तो अगर मानव के विकास की बात की जाए कि मानव का विकास कहाँ हुआ था, तो मानव का विकास के लिए आपका मध्य अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, अमेरिका, ये आपके 4 देशों के नाम हैं। तो 4 देशों में से आपका कहाँ हुआ, मध्य एशिया में हुआ। तो मध्य एशिया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास कहाँ पे हुआ, मध्य एशिया में हुआ। फिर आपका है निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी रहा है। तो सब पहले आपका ऑप्शन क्या है, सिनेंथ्रोपस, ओरेंगुटान, गोरिल्ला, गिब्बन। तो इसमें 4 ऑप्शन में से आपका जो आधुनिक मानव का संबंधी है उसे आप गोरिल्ला होता है आंसर इसका। तो आपका आंसर हो जाएगा राइट, सी ऑप्शन। फिर आपका है किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक बीमारी होती है, ठीक है। ये रोग हो जाता है जिससे मानव गर्भपात की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मतलब कुछ ऐसा होता है कि जब कोई महिला गर्भ को धारण करती है तो उस समय उसके शरीर में होने वाला कुछ परिवर्तन होता है जिसकी वजह से वो बच्चे को पूर्णतः जन्म न दे करके उसका गर्भपात हो जाता है। तो ये जो अवस्था है वो क्यों हो जाता है, ऐसी क्या समस्या हो जाती है। तो इसमें ए ऑप्शन है कि जो आरएच फैक्टर होता है, आपने ब्लड में ब्लड ग्रुप देखा है, ब्लड ए, ब्लड बी, ओ, ऐसे देखा ना आपने। तो ये चीज़ों को छोड़ के जो उनका आरएच फैक्टर होता है, जिसकी खोज किसने किया था, लैंड स्टीनर के लिंक किया था। जो आपके जो ब्लड के थे, जो आरएच फैक्टर था, आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था, लैंड स्टीनर। तो इन्होंने ये पाया, इन्होंने किया था, एक जो रिसर्च किया था वो रीसस बंदर पे किया था, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने ये पाया कि ब्लड ग्रुप के अलावा ब्लड में एक ऐसी चीज़ पाई जाती है जो पॉजिटिव निगेटिव में होती है। आपने देखा होगा कि बी पॉजिटिव बी निगेटिव ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो आर एच फैक्टर होता है, तो जैसे किसी व्यक्ति में मान लीजिए कि आर कोई पति है तो उसमें आर एच प्लस है और पत्नी में आर एच माइनस है, क्या ये चीज़ होती है। या आर एच जो पति है वो कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ माइनस होना चाहिए था, ठीक है। आर एस माइनस पत्नी पति है और आर एस माइनस पति है, इसलिए इसमें पति माइनस है और पत्नी प्लस है। और आर एस फैक्टर पॉजिटिव है, दोनों दोनों पॉजिटिव हैं। क्या दोनों पॉजिटिव है तब होता है, यहाँ दोनों माइनस है निगेटिव है तब होता है, या पति प्लस हो और पत्नी माइनस हो कि। तो इनमें से जो अवस्थाएं हैं वो आपकी कौन सी अवस्थाओं में ऐसा होता है कि चीज़ें जो हैं इनको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग हो जाता है ना, जिससे गर्भपात की समस्या हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब पति प्लस हो और महिला माइनस हो, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा चांसेस। जी हाँ, तो इसमें क्या होता है कि लैंडस्टीनर ने ये बताया कि जैसे कोई आ, अगर अगर एक पति जो है पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव होता है, ठीक है, और कोई जो आर एच माइनस है, तो अगर उसमें ऐसा चीज़ें होती हैं तो उसमें क्या होता है कि खून जमना शुरू हो जाता है, तो जिससे दिक्कत होती है और बच्चे को, और वो पूर्णतः जन्म नहीं ले पाता है। इसलिए यदि पिता का जो रक्त है वो आर एच पॉजिटिव हो या प्लस हो और माता का रक्त आर एच माइनस हो, तो जन्म लेने वाले शिशु को जन्म से पहले क्या होता है, गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। और ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर होता है, पहली अवस्था में ऐसा नहीं होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा सही हो गया, ए वाला, कि अगर आर एच प्लस है हस्बैंड का और माइनस में है पत्नी का, तब ये रोग होता है और उसमें गर्भपात होता है, और ये होता है सेकेंड वाले बच्चे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका है हीमोग्लोबिन, एक मिनट, हीमोग्लोबिन में कौन कौन सी धातु होती है।
हीमोग्लोबिन आप जानते हैं क्या होता है? हीमोग्लोबिन आपका जो ब्लड है उसमें जो रेड टाइप से होता है, जिसे हम हीमेटिन बोलते हैं, है ना, और जिसे आयरन की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब आयरन की बात आ गई तो आपका आंसर भी यहाँ पे खुल के सामने आ गया कि अगर हीमोग्लोबिन की बात हो रही है तो यहाँ पे कौन सा होगा? आयरन होगा। और आयरन क्या है होता है? अब देखिए Cu ये किसका, ये कॉपर का होता है, Fe ये आयरन का होता है सिंबल, Mg ये मैग्नीशियम का सिंबल होता है, और ये Gn जिंक का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमने क्या बताया? यहाँ पे आपका जो हीमेटिन होता है उसमें आयरन होता है, तो आयरन वाले में आपका क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा 12 नंबर का। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन आपका है गुणसूत्र क्रोमोसोम पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या हो सकता है? जो इनका क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनकी जीनों पर जो जीन्स होते हैं उनके ऊपर उपस्थिति किस प्रकार से होती है? तो इसके लिए क्या है कि गुणसूत्रों पर जीन की उपस्थिति का क्रम क्या हो सकता है? कुंडलिनीकार हो सकता है, स्पाइरल क्वाइल्ड, गोलाकार राउंडेड हो सकता है, या रेखाकार लाइन हो सकता है, या उस ऊपर से इनमें से कोई। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका रेखाकार हो जाएगा। गुणसूत्रों की जो जीनों पर उपस्थिति है, ठीक है, तो वो हमेशा लाइनियर होगी, रेखाकार होती है। जीन्स पर उपस्थिति होती है गुणसूत्र की, ठीक है, रेखाकार या लीनियर। ठीक है, फिर आपका है ए बी रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दिया जा सकता है ए वाले को, या ए बी वाले को, या बी वाले को, या ओ वाले को। अब देखिए यहाँ पे एक आपने पढ़ा होगा कि सर्वदाता होता है ना, सर्वदाता होता है, तो वो कौन सा होता है? आपका ओ होता है, कि जो ओ वाला खून है जिसका, वो अपना खून सभी को दे सकता है। ठीक है, और एक होता है सर्वग्राहता, ये ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। जो सर्वग्राहता ब्लड होता है वो होता है ए बी। अब इसका मतलब ये है कि सर्वदाता मतलब जो ओ वाला जो ब्लड है वो किसी व्यक्ति को आप दे दीजिए, उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका शरीर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और सर्वग्राहता का मतलब ये होता है कि किसी का भी खून दे दीजिए वो ले लेगा, मतलब कोई ब्लड ग्रुप हो सारा ले लेगा। तो इसमें जो ओ वाला है, ओ वाला सबके पास जा सकता है, ठीक है, लेकिन जो ए बी होता है वो सबका खून ले सकता है, लेकिन वो दे केवल किसको सकता है? ए बी को ही दे सकता है। तो इसमें बात हो रही है कि ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति रुधिर दिया जा सकता है, किसको रुधिर हम, किसको ब्लड हम दे सकते हैं। तो ए बी वाला केवल ए बी को ही देगा, लेकिन ये ले सकता है सभी से। अगर देने की बात आती है तो ये ए बी केवल ए बी वाले को देगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन इसका बी आंसर होगा, जो ए बी वाला है। ठीक है, बी आपका आंसर राइट है इसमें। तो इसमें चीज़ आपको ये समझनी होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग, निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन आपका ए है क्षय रोग, बी है धनुजंगता, फिर वर्णांधता, फिर निकट दृष्टिता। अब इसमें ऐसा कौन सा रोग है जो लिंग संलग्न है ना, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स के द्वारा पहुंचाया जाता है? तो वो आपका कौन सा रोग है? देखिए क्षय रोग आप जानते हैं कि टीबी को बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसका एक आपने वायरस पढ़ा होगा। धनुजंगता अलग होता है ना, वर्णता जिसमें कलर ब्लाइंडनेस होती है। और फिर क्या है दृष्टिहीन, निकट दृष्टि जिसमें दूर का दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसमें जो जीन्स के साथ में आता है वो होता है आपका वर्णांधता, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो इसमें लिंग संलग्न रोग कौन सा हो गया? वर्णांधता हो गया। फिर आपका है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो आपने हमेशा पढ़ा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कई पार्ट्स में होते हैं, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, है ना। तो उसके से हिसाब से जो इसमें से ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो मोनोसैकेराइड है? ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि आपका सुक्रोज है, कि ग्लूकोज फ्रक्टोज है, कि गैलेक्टोज है, तो कि इसमें
सारे हैं। तो इस वाले में आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा बी वाला। इसमें जो मोनोसैकेराइड हैं वो आपके गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज हैं। ठीक है, आगे जब हम कार्बोहाइड्रेट का लेसन लेंगे तो इसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड सबका पढ़ा देंगे आपको हम। क्वेश्चन नंबर 17 का है, यकृत लीवर द्वारा बनाया गया पित्त, जो जिसे हम बाइल बोलते हैं, यकृत जिसे हम लीवर बोलते हैं के द्वारा एक रस बनाते हैं जिसे पित्त बोलते हैं, उसे है ना पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यकृत है और इसने एक रस बनाया, अब उसे पित्ताशय तक पहुँचाना है, तो वो कौन सी नली होगी जिसके द्वारा ये पहुँचेगा। सिंपल सी बात है। तो इसमें उस डक्ट का, उस नली का नाम बताना है जिसके द्वारा यकृत का ये पहुंचता है आपका में आपके गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सिस्टिक डक्ट सही हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें अलग हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको सिस्टिक डक्ट बोलेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड। अब देखिए, अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें आपने क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि मोनोसैकेराइड कौन सा है। अब इसमें पढ़ेंगे आप कौन सा डाइसैकेराइड है। तो इसमें आपका पहला है फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, डेक्स्ट्रिन, माल्टोज। तो इसका जो डाइसैकेराइड है वो माल्टोज है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो डाइसैकेराइड, इसमें इस कार्बोहाइड्रेट के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें माल्टोज सही है आपका। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। तो इसमें ऐसा कौन सा संश्लेषण होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आपका ऑप्शन है इसमें एरिस्ट्रियोटोल। जब इसका संश्लेषण होता है बॉडी में तब कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता पड़ती है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी इज राइट। और इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कौन सा या निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, लैक्टोजन, मायोसिन, कैसीन रेनिन। तो इसमें से आप जानते हैं कि ये आपका क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा सही होगा, सी सही होगा। तो इसमें जो दूध में क्या बोलते हैं, दूध में जो प्रोटीन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैसीन बोलते हैं। फिर है आपका आहार नाल, जिसे हम एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। तो ये छोटी आंत में होता है कि सीकम में होता है, और ये स्टमक उदर में होता है या कोलन में होता है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आहार नाल की बात हो और प्रोटीन के अम्लीकरण की बात हो तो वहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं, निम्नीकरण का मतलब ये हुआ, देखिए प्रोटीन्स का अमीनो जितने सारे प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल से बनते हैं, और जब प्रोटीन्स को वापस तोड़ते हैं तो वाकई अमीनो अम्ल में ही होगा। तो ये निम्नीकरण क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, मतलब नीचे की तरफ आना, नीचे तो टूटना। अब ये अगर बात ऊपर की होगी तो यहाँ पर अमीनो अम्ल होगा, यहाँ प्रोटीन होगा, कि सारे अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनते हैं, और जब प्रोटीन टूटेगा तो वापस अमीनो में आएगा। तो इसका कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। और इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपका छोटी आंत सही है। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है, तो वो छोटी आंत में। याद रखिए 22 अम्ल होते हैं शरीर के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं अमीनो अम्ल। ठीक है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है कि इसमें ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन बोला जाता है। और इसमें आपका जो ऑप्शन ए है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है, और विटामिन डी। तो यहाँ पर आपका जिससे हार्मोन, ऐसा भी कौन सा विटामिन से हार्मोन बोला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी से ही हो जाएगा। क्योंकि विटामिन डी ज़्यादातर कहाँ से मिलता है हमें, प्रकाश से मिलता है, लाइट से मिलता है। ठीक है, रेनिन का श्रवण करने वाला अंग है, यकृत है, अमाशय है। यकृत को क्या बोलेंगे, लीवर बोलते हैं इंग्लिश में,
आमाशय को स्टमक बोलते हैं, वक्र बोलते हैं किडनी को, तितली बोलते हैं स्प्लीन को। तो ये चार जो अंग हैं, जो आंतरिक अंग हैं, इनमें से जो रेनिन का स्राव मतलब रेनिन प्रोड्यूस करने वाला कौन सा अंग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आमाशय स्टमक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 सही हो जाएगा इसका, कि रेनिन का स्राव करने वाला अंग कौन सा है? तो रेनिन का स्राव करने वाला अंग आमाशय है। इसमें मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। निष्क्रिय अंग कौन से होते हैं? जो हमारे पहले हुआ करते थे और अब हम उनका प्रयोग करना बंद कर दिए हैं। तो इसमें से ऐसे कौन कौन से हमारे अंग हैं जिनका जो हमारे मतलब निष्क्रिय अंग, जिसे हमारे अवशेषी अंग कह सकते हो, जो अवशेषी अंग हमारे हैं वो कौन से हैं? ठीक है। तो आपका क्वेश्चन, आपका ए जो है बुद्धिदत्त स्तन ग्रंथि या पटेला, कॉक्सियोन, बी है निमेशक पटल, क्रमरूप परिशेषिका, कर्णपेशियाँ, कॉक्सी ग्रंथि, क्रमरूप परिशेषिका, और अलिक्रेनन प्रवर्ध, रोम और काकलिया, रोम, कर्णपेशिया, पटेला, एटलस, ये सब आपके ऐसे अंग हैं। तो इसमें से जो सही होगा समूह वो आपका समूह है निमेशक पटल वाला, और ये कोई बी आपका है। तो आप याद रखिए कि इसको आप अपना स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, बहुत क्वेश्चन अच्छा है आपका। ये निमेशक पटल, क्रमरूप परिशेषिका, कर्णपेशियाँ और कॉक्सी ग्रंथि ये हमारे अवशेषी अंग हैं, निष्क्रिय अंग हैं या वेस्टिकल ऑर्गन्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे है 25। पुनरुद्भवन रीजनरेशन किस में देखने को मिलता है? तो ये कॉकरोच में मिलता है या मक्खी मिलता है या खरगोश में या प्लेनेरिया में? तो जो ये पुनर्भवन होता है ये हमेशा किस में मिलता है? ये मिलता है आपका प्लेनेरिया में मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पहुँचते हैं। तो ये समवर्ती अंग या अनालोगस ऑर्गन कौन से होते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है चमगादड़ के पंख के 26 है। चमगादड़ के पंख व तितली के पंख, मनुष्य के हाथ व हथौड़े के अग्रपाद, तितली के पंख व मच्छर के पंख, उपरोक्त तीनों सही। इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपका सही है? ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो समवर्ती अंग होते क्या हैं? समवर्ती अंग वो अंग होते हैं जो एक जैसा कार्य करते हैं। ठीक है। एक जैसा कार्य करते हैं। चमगादड़ के पंख व तितली के पंख तो एक जैसा कार्य करते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन अलग अलग होता है। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये आपका जो है ऑप्शन यही सही है आपका, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। तो जैसे जैसे उनका उपयोग होता है वैसा उनका ओरिजिन भी होता है। कौन सा हार्मोनल बीमारी है? अब इसमें ऐसी कौन सी बीमारी है जो हार्मोन के कारण होती है? ठीक है। तो इसका ये जुखाम है, पहला ऑप्शन, फिर घेंगा है, फिर ट्यूबरक्लोसिस है, फिर लेप्रोसी है। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? घेंगा। घेंगा आपका क्या है? हार्मोनल बीमारी है। और घेंगा कहाँ पे होता है? गले का रोग होता है ना, थायराइड ग्रंथि। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पर आप ये जाने कि जो विटामिन बी होता है उससे बेरी का रोग होता है। और ये चावल का जो है माड़ उसके पीने से सही भी होता है, जो लोग धो करके फेंक देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है कि 29 मेढक में दांत होते हैं। अब देखो ये दांत के सारे साइज लिखा हुआ है, जो 4 तरीके से लिखा हुआ है कि हाँ ये दांत के साइज हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा साइज है जो आपके मेढक में होते हैं? तो ये होमोडोंट है, थेकोडोंट है, हेरिडोंट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ए, होमोडोंट होते हैं मेढक में दांत। ठीक है। फिर स्टार्च किससे संबंधित है? स्टार्च से क्या संबंधित है? तो इसमें पूछा यह गया कि जो ऐसे ये जो ऑप्शन है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, गैलेक्टोज है, तो इसमें स्टार्च कौन सा है? आप जानते हैं कि इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ स्टार्च होते हैं,
है ना। तो इसमें क्या है कि जो स्टार्च है वो आपका पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, और बाकी चीज़ें आपकी आ जाएंगी अलग तरीके से, जैसे फ्रुक्टोज सुक्रोज आपका कार्बोहाइड्रेट है ना। दांत का शिखर बना होता है, जो दांत का आपका जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो किससे बना होता है? उपास्थि से बना होता है, एनेमल से बना होता है, डेंटिन से बना होता है, या काइटिन से बना होता है? तो ये आपका बना होता है डेंटिन से। ठीक है, शिखर की बात हो रही है। सही, मान लीजिए कि ये आपका दांत है, तो जो ये जो ऊपर का पार्ट हुआ ये किससे बना होगा? वो डेंटिन से बना होता है। तो आपका इसका सही आंसर कौन सा हो गया? सी सही हो गया। फिर ये है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए आपका पहला ऑप्शन है, फिर विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो जो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग, तो वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, और इसका क्या है? पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है कि पेप्सिन आपका एक हार्मोन है, एक विटामिन है, या एक एंजाइम या पोषक तत्व है। तो पेप्सिन क्या होता है कि पेप्सिन हमारा एक एंजाइम है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी। फिर आपका है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है। जो ग्लूकोज होता है, जो उसका परिवर्तन कहाँ होगा? यकृत के अंदर होगा। तो ग्लूकोज आगे परिवर्तित होकर ग्लाइकोजन बनता है यकृत के अंदर, किंतु इसका संग्रहण होता है। लेकिन जो इसको अपने ग्लूकोज के जो ग्लाइकोजन में परिवर्तन करके अपने अंदर इसको सुरक्षित या संग्रहित कौन करता है? कि जो शरीर की जब डिमांड होगी अगली, तो हम उसमें इसको मतलब यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका है यकृत लीवर में, तितली स्प्लीन में, यकृत तथा पेशियाँ लीवर एंड मस्कल्स में। इनमें से निम्नलिखित में से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का जो परिवर्तन होता है ग्लाइकोजन में, तो वो होता है यकृत और पेशियों में होता है। ठीक है, ये परिवर्तन याद रखिए कि कोई भी चीज़ शरीर में ज़्यादा होती है तो वो चीज़ आपके यकृत में ही सेव होती है, और कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसा जो इंसिडेंट होता है उसमें हमेशा यकृत को ही सर्च किया जाता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम रही है। तो इसमें आपका यकृत और उसकी पेशियों में इसका संग्रहण होता है, और ग्लूकोज हमेशा टूट के ग्लाइकोजन में ही परिवर्तित होता है। ठीक है, वह कौन सा तत्व है जो दंत के इनेमल को कठोर बनाता है? इनमें से ये कहा गया है, पूछा गया है कि तत्व कौन सा है जो दांत का जो इनेमल होता है उसको और कठोर बनाता है? तो आपके ऑप्शन है कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम। अब ये चार चीज़ें हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो बनाएगा हार्ड? तो आपका है फ्लोरीन। मतलब जैसे जो दांत है आपका, अगर दांत का इनेमल कठोर बनाएगा फ्लोरीन, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त का मुख्य कार्य है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन। यहाँ पे पित्त का मुख्य कार्य पूछा जाता है, तो पित्त को बोलते हैं इंग्लिश में बाइल, है ना। तो पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, और यही आपका राइट आंसर है डी वाला। ठीक है, तो पित्त का मुख्य कार्य आपका हो जाता है कि अब जब पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, जो वसा होता है उसको इमल्सिफाइड कर देती है वो। जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन ई की कमी से। कौन सी विटामिन है जिसकी वजह से जनन क्षमता में कमी होती है? तो आपका विटामिन ई की कमी से होती है, विटामिन ई की कमी से। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर है विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, रॉबर्ट हुक ने किया, या पुंक ने किया, या प्रोकुंजे ने, सैन्य स्वान ने किया। तो एक बात यहाँ ध्यान दीजिए कि जो रॉबर्ट हुक हैं, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इन्होंने कोशिका नाम दिया था, है ना। तो कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट ने किया। पुंक ने किया विटामिन की। तो यही आपका क्वेश्चन है कि विटामिन खोज किसने किया? तो पुंक ने किया। पुरकंजे ने किया, पुरकंजे ने किया था जीव द्रव्य का, है ना, जीव द्रव्य का पुरकंजे ने किया।
स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, ना कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की जो खोज है रॉबर्ट हुक ने किया, पुंक ने विटामिन की किया, पुरकिंजे ने जीवद्रव्य की किया और स्लाइडन स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। तो ये 4 चीज़ें अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। फिर ठीक है, रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज, पुंक विटामिन, पुरकिंजे जीवद्रव्य, स्लाइडन और स्वान कोशिका सिद्धांत। 39 है डीएनए किससे बनते हैं। तो डीएनए बनते हैं किससे, अमीनो एसिड से बनते हैं या पेप्टाइड से बनते हैं या ये पेप्टोन से बनते हैं या न्यूक्लियोसाइड से बनते हैं। तो इसमें हमेशा जो डीएनए होते हैं, डीएनए में जो मेनली काम करता है वो न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर डी से हो जाएगा। डार्विनिज्म क्या होता है। उपार्जित लक्षणों की वंशगति होती है, जनन द्रव्य की निरंतरता होती है, प्रकृति चयन होता है या उत्परिवर्तन होता है। डार्विनिज्म क्या होता है, एक सिद्धांत होता है। तो इसमें ठीक है, डार्विन क्या एक सिद्धांत होता है। जो डार्विन वैज्ञानिक थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने एक नाव पे बैठ के ना पूरा वर्ल्ड घूमा था और सर्च किया था कि वाकई जो जीवन है उसे परिवर्तन कैसे हुआ, कि लोगों के जो अंग हैं और कुछ जैसे जो अगर हाथों की बात की जाए तो घोड़े के हाथ अलग काम करते हैं, मनुष्य के हाथ अलग काम करते हैं और पक्षियों के हाथ जो अलग काम करते हैं। तो ये जो जीवन के जो परिवर्तन हुए इनमें क्या भिन्नता है, इसके उन्होंने काफ़ी सर्च किया और इस बारे में इनके जो विचार हैं काफ़ी ज़्यादा माने गए। तो इन्होंने जो ये डार्विन सिद्धांत दिया था तो वो किस बेस पे दिया था, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो हमेशा इन्होंने प्रकृति चयन का दिया, प्राकृतिक चयन। ठीक है, तो इसमें इन्होंने यही कहा कि भाई जो लड़ेगा वही बचेगा, सीधी बात है। जो प्रकृति के साथ में चलेगा वही बचेगा, नहीं तो क्या है प्रकृति उसे रेस से बाहर कर देती है। ये इनका जो प्राकृतिक चयन है कि किस प्रकार से वो अपने जीवन शैली जिया। जैसे जानते हैं कि बहुत जो मनुष्य है वो बंदर से बना, लेकिन बहुत सारे बंदर अब भी हैं। तो उसमें ये हुआ ना कि जो जिस शाखा ने जितना परिवर्तन अपने आप में किया, वो लड़ा प्रकृति से, वो उसको आगे लेके पहुंच गया। तो इसमें आपका 40 का सी सही हो जाएगा। फिर है जब दो जीव साथ साथ रहते हैं, जब दो जीव साथ साथ रहें, एक को लाभ और दूसरे को कोई लाभ ना हो, तो ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है। देखो ये बात हो रही है वनस्पतियों की, कि जब वनस्पतियां हैं जंगलों में तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, है ना। तो उसमें ऐसा क्या होता है कि एक को लाभ हो और दूसरे को लाभ ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो इसके लिए 4 आपके ऑप्शन हैं, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, सिम्बियोसिस और कॉमेंसलिज्म। अगर ऐसी चीज़ें हैं कि एक को फ़ायदा होता है और एक को फ़ायदा नहीं होता है, तो उसके लिए हमेशा हम यूज़ करते हैं वर्ड जो होता है आपका डी ऑप्शन, कॉमेंसलिज्म। मतलब एक को फ़ायदा हुआ और एक को फ़ायदा नहीं हुआ। और अगर दोनों में फ़ायदा होता है, ठीक है, दोनों में दोनों का फ़ायदा हुआ, तो वो कौन सा होता है, ये ऑप्शन होता है। बाकी चीज़ें अलग हैं। तो आपका है ये भूमि अपरदन, जो सॉइल इरोजन होता है, इसकी रोकथाम संभव कैसे है। जो भूमि अपरदन मतलब जो भूमि कट कट के बह जाती है, तो ये पुनः वन रोपण से होगी या फसलों के प्रत्यावर्तन से होगी या चारागाह प्रबंध से होगी या वनों के विकास से होगी। जो भूमि अपरदन है उसका मेनली क्या होता है कि जब आप जंगल लगाएंगे, ठीक है, अब अफॉरेस्टेशन करेंगे तभी तो ज़मीन को जड़ें जकड़ेंगी। तो पुनः वन रोपण है, जो जंगलों को हमने काट दिया है तो पुनः वहाँ से वृक्ष लगाए जाएँ। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, कि पुनः जंगल लगाए जाएँ, जिससे भूमि अपरदन में काफ़ी ज़्यादा, कि कहीं कहीं सॉइल इरोजन लिख के आएगा, कहीं कहीं भूमि अपरदन लिख के आएगा आपका। फिर डार्विन का सिद्धांत था, तो डार्विन के बारे में भी आपने डार्विनिज्म पढ़ा भी था। तो इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि डार्विन का सिद्धांत क्या था। तो म्यूटेशनवाद था, परिवर्तन सहित अवरोहण था, योग्यतम की उत्तरजीविता था या प्राकृतिक चयन था। ठीक है,
तो ये 4 ऑप्शन में से जो अभी डार्विन का सिद्धांत मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो प्राकृतिक चयन होता है ना, उसी से वो जो है जीवन में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ भी आपका वही सही होगा इस तरीके से कि जो प्राकृतिक चयनवाद है यही डार्विन का सिद्धांत था। आर्कियोप्टेरिक्स किस समूह का संयोजक था, या किस समूह की कड़ी थी, ऐसे आप इसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है उभयचर व स्तनी, सरीसृप व पक्षी, और पक्षी व स्तनी, और सरीसृप व स्तनी, मतलब जो आपका ये क्वेश्चन है आपका आर्कियोप्टेरिक्स किसका हुआ, तो ये हो जाएगा सरीसृप और पक्षियों का। ठीक है, तो ये आपका सरीसृप पक्षियों का है, तो ये आपका ऑप्शन 20 भी आपका सही हो जाएगा कि इसके बीच की कड़ी था। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ओजोन O3, फ्लोराइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO बोलते हैं। तो इसमें से ऐसा क्या होता है कि पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होगा? तो हमेशा याद रखिए कि उससे उत्पन्न होता है O3 जिसे हम बोलते हैं ओजोन। ठीक है, वन पारिस्थितिक तंत्र जिसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधों का स्थान क्या होता है? मतलब जब अगर हम बात करें पूरे इकोसिस्टम की, तो उसमें कुछ होंगे मूल उत्पादक होंगे, कुछ मूल उपभोक्ता होंगे, कुछ उत्पादक होंगे, और कुछ अपघटक होंगे। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जहाँ पे हम हरे पौधों को रख सकते हैं? आपने जीवन चक्र पढ़ा है ना कि पहले पेड़ होते हैं, फिर पेड़ों को कुछ कीट खाते हैं, कीटों को बड़े जानवर खाते हैं, बड़े जानवर को शेर वगैरह खा लेते हैं, शेर मर जाता है तो यहाँ पे कंपोजर आते हैं। ये क्या होता है? जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होता है ना। तो उसी में जो हरे पौधे हैं तो आपने उनको कहाँ रखा था? तो उसमें आपने रखा था उत्पादक में। ये हमारे कौन होंगे? ये हमारे मूल उत्पादक होंगे। ठीक है, तो मूल उत्पादक कौन सा है आपका? ए सही होगा कि जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं हरे पेड़ पौधे। ठीक है, उसके बाद उत्पादक आएगा। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग मैटर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीवों द्वारा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक जो संबंध हैं उसका अध्ययन किस में आएगा? तो उसका अध्ययन क्या होता है? इकोतंत्र है, ओटाइकोलॉजी है, सिनाइकोलॉजी है, और इकोलॉजी है। तो ये जो आपका अध्ययन है वो होगा इकोलॉजी। जीवों के साथ में वातावरण का अध्ययन हमेशा इकोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? तो ऐसा कौन सा इसमें युग है जिसमें जीवन नहीं था? तो इसमें क्या है आपका पहला ऑप्शन? मेसोजोइक काल, अजोइक काल, या कैम्ब्रियन काल, और पेलेजोइक काल। तो इसमें आपका एंजोइक काल है, अजोइक काल है, जिसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे कोई जीवन काल नहीं था, उस समय कोई जीवन नहीं था इस महाकल्प में। ठीक है, तो ये आपका हो गया बी, राइट हो गया। फिर है उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया था? या उत्परिवर्तनवाद किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उत्परिवर्तनवाद जो एक क्या था? एक सिद्धांत था जिसमें जो डार्विन का सिद्धांत था वो क्या था? डार्विनवाद था। और ये सिद्धांत किसका था? तो ये सिद्धांत की हम बात करेंगे तो ये डी व्रीज ने दिया था। ठीक है, कि इसमें कुछ अलग परिवर्तन हुए जीन्स में जिसके कारण परिवर्तन हुआ लाइफ। फिर ये आपका क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? जानते हैं कि आपने जैसे पढ़ा कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो इसमें आपका क्वेश्चन है ए, मतलब 1/1000 मिलीमीटर, 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, और 1/10,000 मिलीमीटर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/1000 मिलीमीटर। ये 1 माइक्रोन का इक्वेशन होता है। ठीक है,
आगे आने वाली सीरीज़ में हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत सारे मेन क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, अभी ये यूपी जो आपका यूपी ट्रिपल एससी है ना, यूपी ट्रिपल एससी का पीटी एग्ज़ाम, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको हम बोल रहे हैं। और बाकी जो एलोबरेट होगा उसके लिए हमारे पास पीडीएफ है। ठीक है, आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।